कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है इटली का एकीकरण। विश्व इतिहास में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा भी सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक कोर्स को बाय नहीं किया है, बहुत कम टाइम बचे हैं, और अगर अब भी आपके पास मौका है, 10 दिन जो टाइम बचे हैं, तो सिर्फ आप जो क्रैश कोर्स में 15 से 20 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं पीडीएफ और वीडियो लेक्चर, अगर आप वो भी करके जाते हैं तो आपके जो है मेंस में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, और 15 क्वेश्चन पढ़ने में मुश्किल से 7 से 8 दिन लगेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन ही आपको तैयार करके जाना है, उसी में आप उम्मीद कीजिए कि आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बाकी एग्जाम का जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो अपना बार बार लिखने का प्रयास करें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए अभी भी लास्ट मौका है कि आप अभी भी बाय करके जो है पूरा कोर्स को एक बार देख लें, एक बार सुन लें, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम बेहतर चला जाए। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान था। यह 1815 में इटली में नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत के बाद वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। आपको पता होगा किस प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का एकीकरण किया, और साथ ही साथ आसपास जो उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, उसी के तहत उसने इटली को भी जो अन्य बहुत सारे राज्यों में बटा था उसको 3 राज्यों में बना दिया था मिला करके। तो ये भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। और जब बोनापार्ट का राज्य का अंत हुआ तो यहाँ पे इटली पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, और यहाँ पर एक एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और 1870 में इमैनुअल विक्टर एमेनुएल थे राजा, उनकी सेनाओं के द्वारा रोम पर कब्जा कर लिया गया, और फिर इटली को एक एकीकृत देश के रूप में बनाया गया। और पूर्ण रूप से ऐसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही इटली जो है कह सकते हैं कि पूरा इटली का पूरा जो हिस्सा था वो इटली में आया, लेकिन लगभग हिस्सा 1871 तक आ चुके थे। 1870 में राजा विक्टर एमेनुएल की सेना द्वारा रोम पर कब्जा के साथ ही इटली को एकीकृत किया गया था। तो ये भूमिका में आप लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो वहाँ जो राष्ट्रवादी नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे, उनका योगदान रहता है। तो सबसे पहले उस समय की इटली की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जो भौगोलिक स्थिति है उस समय एकीकरण में वो बाधा के रूप में काम कर रही थी। पहला कारण क्या था कि भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग राजवंशों का शासन था। खास करके किसी पे ऑस्ट्रिया जो देश के राजवंश है वो शासन कर रहे थे, तो किसी क्षेत्र पे फ्रांस के शासक शासन कर रहे थे, तो किसी पे पोप पादरी शासन कर रहे थे। इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं कि जो मैप दिख रहा है पूरा आपका इटली का, उसमें अलग अलग लोगों का शासन या अलग अलग विदेशी शक्तियों का शासन हो रहा था। तो उत्तरी भाग में जैसे आपका लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, इन सब पे ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, ऑस्ट्रिया के शासक शासन कर रहे थे। उसी प्रकार से परमा मेडोना जो सेवाय टस्कनी के शासक ऑस्ट्रिया के राजवंश से ही थे। दक्षिणी भाग में नेपल्स और सिसिली में फ्रांस के बुर्बो वंश के जो शासक थे वो शासन कर रहे थे, और जो मध्य इटली जहां रोम है वहां पे पोप का शासन चल रहा था। तो ये इसका जो भौगोलिक स्थिति था ये बांट रखा था इटली को। तो ये सबसे पहला आप एकीकरण के बाधा के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा था कि भूस्वामी वर्ग का विशेषाधिकार। आपको पता ही होगा कि यूरोपीय, चूंकि हमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ाया है, तो समकालीन परिस्थिति में यूरोप में भी एक भू राजस्व वर्ग था जिसको विशेष अधिकार था। खास करके पोप पादरी यहाँ पे विशेष अधिकार कृत थे, और वो श्रमजीवी और किसानों का शोषण कर रहे थे। तो ये भी दूसरा बाधक था। उसके बाद विचारात्मक रणनीतिक में भी आपको द्वंद्व दिखेगा। जो यहाँ के राष्ट्र नेता हुए, राष्ट्रवादी नेता हुए, जो इटली को एक करना चाहते थे, उनका भी अलग अलग सोच था। जैसे मेजनी गणतंत्र का समर्थक था, वहीं काबूर जो था राजतंत्र का समर्थक था, और गैरिबाल्डी पोप के नेतृत्व में सरकार चाहता था। लेकिन आगे चलकर देखेंगे कि तीनों ने मिलकर के धीरे धीरे जो है पूरे इटली को एकीकृत कर दिया। तो सबसे पहले मेजनी ने राष्ट्रवादी चेतना का विकास किया, वो सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिर काबूर ने राजतंत्र के नेतृत्व में, ठीक है, जो वहां का इमैनुअल था
उसके शासक के नेतृत्व में किस प्रकार से वो वहां का मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री, और धीरे धीरे फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया के विजित क्षेत्रों को यहां से निकालता है, फ्रांस के साथ संधि करता है। फिर क्या होता है कि फ्रांस के साथ भी युद्ध करके गैरिबाल्डी जो है आगे चल करके जो इटली का जो दक्षिण वाला पार्ट था, नेपल्स और सिसिली, वो गैरिबाल्डी के द्वारा इटली में मिला करके, और बाद में गैरिबाल्डी जो है जो वहाँ का इमैनुअल है शासक, उसके नेतृत्व में इटली को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इन तीनों लोगों की भूमिका वहाँ पे दिखेगी आपको, ठीक है। तो इटली का एकीकरण कुछ है नहीं, बस आप उसमें क्या करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ एकीकरण के सहायक तत्व, और ये जरूर लिखेंगे कि बाधा क्या थी। तो सबसे पहले बाधा में लिख देंगे कि उसका जो भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग राजवंशों के द्वारा शासन किया जा रहा था, कोई ऑस्ट्रिया के राजवंश से, तो कोई फ्रांस के, कहीं पोप का, तो ये चित्र जरूर बनाएंगे वहां पर, ठीक है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तब। उसके बाद एकीकरण में सहायक तत्व क्या था, फ्रांस की क्रांति। आपको पता ही होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा फ्रांस में क्या हुआ था कि साम्राज्यवाद विस्तार की नीति चल रही थी, और उसने ऑस्ट्रिया के भी क्षेत्रों को, इटली के भी क्षेत्रों को विजित किया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रांस में जब क्रांति आई, नेपोलियन का साम्राज्यवादी नीति, ऑस्ट्रिया की पराजय, और ऑस्ट्रिया वहां पे हार जाता है। इटली में एक समान कानून व्यवस्था लागू किया, और यहाँ पे जो नेपोलियन ने क्या किया था, एक समान कानून व्यवस्था लागू किया था, और आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण जो किया था, जिस कारण से इटली में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी, और नेपोलियन के विरोध यहाँ पे किया गया था। और आप जब देखेंगे कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन मारा जाता है, उसकी हार होती है, तो उसके बाद जो है ये जो इटली के जो राष्ट्रवादी नेता थे, ये आंदोलन शुरू कर देते हैं। और इससे पहले चूंकि इनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा पनप चुकी थी, तो इन्होंने एक इटली बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उसके बाद साहित्यकार एवं इतिहासकारों की भूमिका, जो राष्ट्रवादी विचारधारा सभी लोगों के जो भी जनता के अंदर भी जागृत किया था। जैसे साहित्यकार के रूप में मैकियावेली का नाम लिख सकते हैं, दांते का नाम लिख सकते हैं। फिर एक था नव गुएल्फ आंदोलन, इसके माध्यम से जियोवार्डी ने इटली वालों को एक प्रजाति, एक खून और एक भाषा, एक धर्म बताया, जिस कारण से ये लोग एकत्रित होकर एकजुट हो गए, जितने भी क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेता थे सब एक हो गए। उसके बाद कार्बोनरी संस्था, ये प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादी जो विचारधारा को पनपाने में वहां पे इटली में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ था। और यह कोयला मजदूरों की संस्था थी, इसकी स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था 1810 ईस्वी में। एक प्रकार का यह गुप्त क्रांतिकारी संस्था था, ठीक है। उसके बाद मेजनी ने एक यंग इटली नामक एक संस्था को बनाया था, उसको गठित किया था। तो इसने भी राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में मदद किया था। तो शुरुआती दौर में राष्ट्रवादी विचारधारा इटली में लाने का काम मेजनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद कोयला लोहे की भूमिका, चूंकि कोयला लोहे से रेलवे का भी विकास हो गया था और लोग आसपास राज्यों में जाने आने लगे थे, जिससे भी राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। उसके बाद सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रवादी भावना, तो ये सारे जो थे राष्ट्रवादी इटली के विकास में कह सकते हैं, भावनाओं में जागृत करने में भूमिका उस समय निभाया था। तो पहला तो वहां पे राष्ट्रवादी चरण चलेगा, और वह किसके नेतृत्व में चलेगा, तो मेजनी के नेतृत्व में चलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इतना नहीं भी लिखते हैं तो आप पहला चरण में लिखेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा जो है मेजनी के द्वारा शुरुआत की गई, और मेजनी के प्रभाव से लोग जो है राष्ट्रवादी विचारधारा से अभिभूत होकर के एकीकृत इटली की बात करने लगे थे। तो यहाँ पे एकीकरण के नायक में हम लोग जानते हैं मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी, तीनों ने मिलकर के इटली को किया है। तो किसी की भूमिका को हमको कम नहीं रखना है। मेजनी एक आदर्शवादी गणतंत्रवादी था, ये थोड़ा यथार्थ से दूर था, ये आदर्शवादी ज्यादा था, इसलिए कह सकते हैं कि इसकी जो विचारधारा थी राजनीतिक रूप से तो अपरिपक्व था। ये आदर्शवादी विचार के माध्यम से इटली को एकत्रित करना चाहता था, जो कि संभव नहीं था। जबकि काबूल जानता था कि बिना फ्रांस के सहयोग से, बिना कूटनीतिक प्रयास से इटली कभी एकीकृत नहीं होगा, इसीलिए इसने यथार्थवादी कूटनीति का प्रयोग किया, और सबसे ज्यादा भूमिका काबूल का ही आप मान सकते हैं कि आपको इटली के एकीकरण में हुआ। तीसरा था गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी चाहता था पोप के अधीन शुरुआत में, चूंकि यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था,
ठीक है। तो शुरुआती दौर में तो इसने जो है फ्रांस के साथ युद्ध करके वहां पर उस क्षेत्र को, जो दक्षिणी इटली है, आपको हमने मैप में दिखाया था वह क्षेत्र देखिए, ये जो नेपल्स और सिसिली था इसको एकत्रित करके, लेकिन लास्ट में इसने क्या किया कि जो सार्डिनिया, मेडोना, परमा, ये जो इमैनुअल जो थे वहां के शासक, जो राजा थे इस क्षेत्र के, विक्टर इमैनुअल, तो उसके नेतृत्व में इटली को जो दक्षिण पार्ट था उसको भी दे दिया। लेकिन जो यहाँ पे आप देखेंगे कि राजा जो विक्टर इमैनुअल था उसने इसको गरिबाल्डी को स्वतंत्र शासक के रूप में दक्षिण इटली का बनाने का प्रयास किया, लेकिन आगे चल करके इसने सारा त्याग किया और इसने पूरा संपूर्ण जो दक्षिण इटली का भी पार्ट जो है किसको सौंप दिया, तो इमैनुअल को सौंप दिया। और इमैनुअल के नेतृत्व में ही 1871 में पूरा इटली एकीकृत हुआ था। ठीक है, तो यही सब कहानी है, इसमें कुछ खास है नहीं। उसके बाद देखिए आरंभ कैसे होगा। मेजनी एक आदर्शवादी गणतंत्रवादी था जिसने 1831 में मोरसई में यंग इटली और तथा वर्ल्ड में 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की तथा जनता में इटली का एकीकरण की प्रति भावनाएं जगाई। तो पहला चरण तो उसमें मेजनी की भूमिका को आप दर्शा देंगे। उसके बाद दूसरा है काउंट काबुल। यह एक यथार्थवादी कूटनीतिक था। इसका विचार था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण होगा तथा विदेशी सहायता आवश्यक था। विदेशी में भी किसका, तो फ्रांस की सहायता। इसीलिए इसने सबसे पहले फ्रांस के साथ समझौता किया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया। ऑस्ट्रिया जो इसके पार्ट पे, जो पहला ऊपर वाला पार्ट आपने देखा था, जो लैम्बार्डी और वेनेशिया था, इसको प्राप्त किया फ्रांस की सहायता से। फिर आप देखेंगे कि फ्रांस के साथ भी इसने युद्ध किया। कौन, आगे चल के गरिबाल्डी। ठीक है, चलिए, तो सर्वप्रथम विक्टर इमैनुअल का मंत्री बना। कौन, तो काबूल। फिर पिडमोंट की स्थिति सुदृढ़ किया और इसकी गृह नीति उदारवादी था तथा विदेश नीति सैन्यवाद पे आधारित था। यह जानता था कि बिना सेना से जो है इटली का एकीकरण नहीं होगा, इसीलिए इसने फ्रांस के साथ समझौता किया। और जब क्रीमिया का युद्ध हो रहा था तो इसने फ्रांस की मदद की, सहायता की। इसके बदले में फ्रांस ने भी, जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, किसका, तो इटली का, तो फ्रांस ने मदद किया। और फिर ऑस्ट्रिया के जो पार्ट, जो इटली के पार्ट जो ऑस्ट्रिया के पास था, तो उसको एकीकृत करने में फ्रांस की मदद यहाँ पे भूमिका निभाता है। तो इसमें काबूल का हाथ होता है, उसका कूटनीतिक का जीत होती है। उसके बाद गरिबाल्डी आया तो मेजनी और काबूल के समान ही राष्ट्रवादी यंग इटली का ही सदस्य था। ये भी इसने सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल की थी। काबूल ने जहां अपनी कूटनीति के द्वारा इटली का एकीकरण संभव बनाया, वहीं गरिबाल्डी ने तलवार द्वारा संभव बनाया। यानी गरिबाल्डी ने क्या किया, फ्रांस जब उधर युद्ध में व्यस्त हुआ तो उस समय इसने क्या किया कि रोम पे जो है कब्जा करके, ठीक है, पूरा नहीं सॉरी ये दक्षिण इटली पे, ठीक है। तो गरिबाल्डी दक्षिण इटली को जीतता है, जबकि जो वहां का शासक होता है इमैनुअल, जब फ्रांस जो है एक युद्ध में बिजी होता है तभी वह रोम पे अटैक करके, आक्रमण करके रोम को जीत लेता है और पूरे इटली को जो है शासक बन जाता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार लास्ट में रिवीजन कर दूंगा। थोड़ा सा हर एक पोर्शन को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। प्रथम चरण कार्बोनरी एवं यंग इटली के माध्यम से जन क्रांति या राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास हुआ इटली में। द्वितीय चरण में क्या हुआ, सार्डिनिया ने आंतरिक सुधारों में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर बाह्य स्तरों पर काबूल के कूटनीतिक प्रयासों से इटली के एकीकरण को यूरोपीय स्तर तक प्रचारित किया और फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया को 1859 में पराजित कर, देखिए किसके सहयोग से, तो फ्रांस के सहयोग से। और इस कूटनीति को पूरा करने में काबूल का बहुत बड़ा योगदान था। लोम्बार्डी को प्राप्त किया, जो कि आपको पता ही होगा उत्तरी इटली का पार्ट था, मैंने मैप में दिखाया था लोम्बार्डी, ठीक है, यहाँ पे। तो सबसे पहले इस क्षेत्र को उसने काबूल, यहीं सार्डिनिया का जो शासक था, जिसके नेतृत्व में जो इमैनुअल था वहां का, विक्टर इमैनुअल, उसके नेतृत्व में ये वहां का प्रधानमंत्री बनता है काबूल। और पहले फ्रांस के साथ समझौता करके लोम्बार्डी को जीतता है, ठीक है। तो उत्तरी इटली को इसने मिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब है सर्वप्रथम विक्टर इमैनुअल का मंत्री बना, फिर पिडमोंट की स्थिति सुदृढ़ की, इसकी गृह नीति उदारवादी तथा विदेश नीति सैन्यवाद पे, ये सब तो हो ही गया। चलिए, ये द्वितीय चरण की बात कर रहे थे। अब आइए तृतीय चरण। ऑस्ट्रिया पर सार्डिनिया के विजय से उत्साहित परमा, मेडोना, टस्कनी का अंततः जनमत संग्रह से। देखिए एक्चुअली क्या था, फ्रांस ने बोला था कि देखो हम तो तुमको समर्थन करेंगे, लेकिन
जनमत संग्रह करवाएंगी। जनता जिधर जाना चाहती, ऑस्ट्रिया पे अगर जाना चाहेगी तो ऑस्ट्रिया में जाएगी, मतलब या फ्रांस के नेतृत्व में रहना चाहेगी तो उसमें जाएगी, क्योंकि फ्रांस का भी शासन आपके दक्षिण इटली में था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रांस ने एक समझौता किया था और काबूल जानता था कि इतनी राष्ट्रवादी विचारधारा पनप चुकी है तो कोई भी इटली छोड़ करके जाना नहीं चाहेगा। यानी ये जो युद्ध में मदद करता है फ्रांस, उसके बदले में यह समझौता करता है कि हम जो भी क्षेत्र होगा, जो दक्षिण का क्षेत्र है, तो उसमें और जो आपका विजित क्षेत्र होगा ऑस्ट्रिया के युद्ध में जो होगा उसमें जनमत संग्रह कराएंगे। वो जिधर जाना चाहती है उधर जा सकती है। तो यहाँ पे नेपल्स और सिसिली में पे किसका शासक था? तो फ्रांस का शासक था। ठीक है, तो ये यहाँ पे शासन कर रहा होता है और यहाँ पे जो वेनेशिया वगैरह जो भी क्षेत्र है उस पे ही जनमत की बात करता है कि जिधर वो जाना चाहेगी, या तो फ्रांस के नेतृत्व में रहना चाहेगी तो यहाँ रहेगी, नहीं तो फिर जनमत संग्रह होगा। अगर वह इटली में या सेवाय सार्डिनिया के नेतृत्व जो विक्टर एमेनुअल कर रहे हैं उसके नेतृत्व में जाना चाहेगी तो उसमें जा सकती है। तो यही हुआ जो काबूल को जिस बात का पहले से कंफर्मेशन था कि यहाँ की जनता जो है सार्डिनिया के नेतृत्व में ही जाएगी और वही गई। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि तीसरा चरण में ऑस्ट्रिया पर सार्डिनिया की विजय से उत्साहित परमा मेडोना टस्कनी का अंततः जनमत संग्रह से पिडमोंट सार्डिनिया में विलय हो गया। चतुर्थ चरण नेपल्स और सिसिली भी आगे चल करके गैरिबाल्डी ने फ्रांस के साथ युद्ध करके यहाँ पर, चूंकि फ्रांस जब लास्ट में युद्ध में व्यस्त होता है क्रीमिया के युद्ध में, तो यहाँ पे गैरिबाल्डी और फ्रांस को लग गया था, चूंकि राष्ट्रवादी विचारधारा इतनी पनप चुकी थी कि उसको जो है नेपल्स और सिसिली को फ्रांस में रखना जो है संभव नहीं था। तो यहाँ पे फ्रांस की भी हार होती है और गैरिबाल्डी जो है नेपल्स और सिसिली को इटली में मिला देता है और आगे चल करके जो सार्डिनिया का जो नेतृत्व कर रहा था, परमा मेडोना का नेतृत्व जो कर रहा था ये विक्टर एमेनुअल, उसके नेतृत्व में क्या होता है कि पोप पर जो है अटैक कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है और सिर्फ वेटिकन, ये लोग वेटिकन सिटी में उसके राजमहल को छोड़ करके बाकी पूरा इटली जो है, इटली में जो भी क्षेत्र था उसको इटली में मिला लिया जाता है। तो फाइनली आपका इटली का एकीकरण हो जाता है। तो वही है पांचवा चरण। देखिए 1866 से 71 में चलता है क्या, 1866 ईस्वी में से डीवा युद्ध में परसा के सहयोग से वेनेशिया की प्राप्ति एवं 1870 में परसा ने फ्रांस पर आक्रमण किया। ठीक है, अंततः देखिए जब फ्रांस लड़ा था ऑस्ट्रिया के साथ तो उसमें इसने सेडीवा का जो ये जो वेनेशिया का जो क्षेत्र था, यहाँ पे देखिए मैप में दिखा रहा हूँ फिर से समझिए। ठीक है, तो जो वेनेशिया का था यह फ्रांस के अधीन था, क्योंकि यह युद्ध में समझौता किया था कि हम तभी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करेंगे जब जीतने के बाद तुम हमको कुछ क्षेत्र दोगे। तो वेनेशिया उस समय फ्रांस के अधीन था। तो आगे चल करके यहाँ पर पांचवा चरण में क्या होगा कि वेनेशिया को प्राप्त किया जाएगा। सेडीवा के युद्ध में परसा के सहयोग से वेनेशिया की प्राप्ति की गई और 1870 में परसा ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो फ्रांस की सेना अब वो परसा के साथ युद्ध में व्यस्त हुई। इसी दरमियान क्या होगा, पोप की सुरक्षा के लिए नियुक्त फ्रांसीसी सेना युद्ध में भाग लेने गई। इसका लाभ उठा करके विक्टर एमेनुअल ने रोम पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। रोम एक स्वतंत्र एवं संयुक्त इटली की राजधानी बना दी गई और 1870 में इटली के विश्व के मानचित्र पर एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभर गया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि इटली के एकीकरण में विभिन्न व्यक्तित्व एवं संस्थाओं का योगदान रहा, जिसने मिलकर कई चरणों में इटली को एकीकृत किया। ठीक है, एक बार फिर से मैं सारांश रूप में बता दूं कि कैसे लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे कि इटली में जो 1870-71 में जो राजा विक्टर एमेनुअल के नेतृत्व में इटली को एकीकृत किया गया, वही घटना इटली का एकीकरण कहलाता है। ठीक है, इसकी जो शुरुआती चरण में जो बाधाएं थी वो निम्न थी। चित्र बना देंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में बता देंगे कि उत्तर वाला जो पार्ट था ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में चल रहा था, लोम्बार्डी वेनेशिया। वहीं दक्षिण वाले पार्ट में नेपल्स और सिसिली में फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन था। बीच में पोप का राजवंश था, इसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में जब ये भौगोलिक कारण लिखेंगे कि जो इटली के बाद आती, दूसरा कारण था
भूस्वामी वर्ग का विशेषाधिकार दिया गया था, पोप पादरी को विशेष अधिकार था। वही विचारात्मक प्रतिद्वंदता भी थी, सब जो भी यहाँ के राष्ट्रवादी नेतृत्व करता हुए, लेकिन आगे चल करके सबने मिलकर के भूमिका निभाया। तो एकीकरण में सहायक तत्व जो है फ्रांस की क्रांति से ही ये लोग राष्ट्रवादी हुए थे। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव बहुत ज्यादा इन लोगों पे, इटली पे पड़ा था, तो इसकी चर्चा कर देंगे एकीकरण के सहायक तत्व में। दूसरा, साहित्यकार एवं इतिहासकार की भूमिका को लिख देंगे। नव गुएल्फ आंदोलन की भी चर्चा कर देंगे। कार्बोनेरी संस्था जो मेजनी के द्वारा बनाया गया था उसकी भी चर्चा कर देंगे। इटली, यंग इटली भी बनाया था मेजनी ने, इसकी भी चर्चा कर देंगे। और कोयले लोहे के भूमिका और रेलवे के विकास ने भी राष्ट्रवादी, ये भी चर्चा कर देंगे, यानी सहायक तत्व लिख देंगे। उसके बाद जो नेतृत्वकर्ता के रूप में हम लोग मेजनी, काबुर, गरिबाल्डी की चर्चा कर देंगे। और उसके बाद आरंभ के रूप में सबसे पहले मेजनी के द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा को यहाँ पे कहिएगा कि शुरुआत किया गया, राष्ट्रवादी विचारधारा जो है लोगों में फैला। तो दूसरा काम करेगा काबुर। काबुर सबसे पहले जो विक्टर एमेनुएल का प्रधानमंत्री बनेगा, और उसे पता था कि फ्रांस के सहयोग से ही ऑस्ट्रिया को हराया जा सकता है। उसने फ्रांस के साथ समझौता किया, पहले ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करके लोम्बार्डी और जो है वेनेशिया, आप देखिए मैप में, उसको जीता। फिर क्या हुआ कि चूंकि वेनेशिया फ्रांस को देना पड़ गया, तो आगे के चरण में फिर ये क्या करता है, पर्सा के साथ समझौता करके फ्रांस से वेनेशिया को भी जीत लेता है। फिर जब फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध होता है, जब पोप की जो सेना थी जो सुरक्षा में थी, वो जब फ्रांस के तरफ से लड़ने के लिए उधर जाती है सेडोवा के युद्ध में, तभी जो है इधर यहाँ का जो सेवाय सार्डिनिया का नेतृत्व करता विक्टर एमेनुएल था, इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है और ये पूरा क्षेत्र मिला लिया जाता है। फिर गेरिबाल्डी ने क्या किया था, नेपल्स और सिसिली को तलवार के बल पर के फ्रांस से हरा करके इटली में मिला करके लास्ट में इसने विक्टर एमेनुएल को ही यहाँ का शासक बना दिया और खुद एक सन्यासी बन जाता है। एक मतलब कह सकते हैं कि ये जो है मंत्री पद या जो भी है इसको त्याग देता है गेरिबाल्डी। ठीक है, तो आगे चलकर देखेंगे भारतीय इतिहास में भी इसका प्रभाव, गेरिबाल्डी के विचारधारा का प्रभाव जो है लाला लाजपत राय पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लास्ट में देखेंगे कि पूरा इटली को विक्टर एमेनुएल के नेतृत्व में जो है एकीकृत करके एक देश के रूप में बना दिया गया था 1870 ईस्वी में। तो यही घटना का आप जिक्र सिलसिलेवार ढंग से अच्छे से कर देंगे। हमने जैसा हुआ हमने लिख दिया फिलहाल, लेकिन आपको हमने समझाया उस तरीका से आप लिख देंगे। समझाने के क्रम में हमने बहुत सारा पॉइंट्स को लिखा है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं और जब लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो लोग अभी तक जो कोर्स नहीं लिए हैं तो एक बार भरोसा करके, अभी तो 799 में ही आपको पूरा क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, इतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं। ठीक है, और इसमें सारे टॉपिक जो आपको समझ में कभी नहीं आया होगा उसको भी हमने सिंपल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो प्रयास करें, इसको जरूर बाय कर लें, भरोसा रखें, आपका जो है मेंस अच्छे जाएंगे। अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो भी लोग हमारे सारे वीडियो को देखे हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया वीडियो था उस पर भरोसा किया, विश्वास किया और पढ़ा है। बाकी एग्जाम बेहतर चला जाए, ये हमारी संस्था और हमारे तरफ से ऊपर वाले से दुआ रहेगी। और चूंकि यह अंतिम ही वीडियो एक जर्मनी का एकीकरण है, वो कभी पूछता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक और वीडियो आपको विश्व इतिहास का बना दूंगा। बाकी जितना पढ़ाया आपके लिए हमने प्रयास किया कि सारा टॉपिक आपको कवर हमने कर दिया है और बहुत लोग जो है यहाँ पे वीडियो देखे भी हैं। ठीक है, तो फिर आगे जो भी लोग 68 का फॉर्म डाले हैं तो उनके लिए मैं अभी टेस्ट सीरीज बनवा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन, जो नया पैटर्न पे है। तो 2 पैटर्न हो सकता है, या तो 50 क्वेश्चन के निगेटिव मार्किंग वाले हो सकते हैं या फिर ऑल में हो सकता है। तो उसी पैटर्न पे आधारित हम जो है टेस्ट सीरीज अभी आपको न्यू पैटर्न पे आधारित, न्यू तकनीक पे आधारित जो अभी एग्जाम होगा उस पर लाएंगे। और पूरा कोर्स आपको करेंट अफेयर्स से लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं और कम मेहनत में किस प्रकार से ज़्यादा स्कोर किया जाए, उस पर हम लोग पढ़ाई करेंगे उस तरीका से कि कम समय में हमारी पूर्ण तैयारी हो जाए। और उस कोर्स का भी मात्र लगभग 999 में मैं कोर्स दूंगा। उसमें आपको सारे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे,
और साथ साथ आपके 15 टेस्ट सीरीज उसमें कम से कम 15, 5 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट जो नया पैटर्न है उस पर आधारित कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 संख्या में मैं टेस्ट करवाऊंगा। तो आप लोग जरूर उस कोर्स को भी देखेंगे, बाय जरूर कर लेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप लोग मेंस पे तैयारी कीजिए, अगर मेंस हो जाता है तो फिर आगे चल करके इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको बहुत ही कम कॉस्ट जो मिनिमम होता है, जो हमारे जो सक्सेसफुल जो कैंडिडेट हुए हैं आज तक या जो हमारे साथी हैं जिन्होंने जो है बीपीएससी में अच्छे रैंक के साथ सफलता प्राप्त किया, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज करूंगा। तो आप बस जो है जुड़े रहिएगा, कोई तरह का दिक्कत परेशानी होगा तो आप व्हाट्सएप जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।